वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, तो बात हो रही थी कि हवा की आलूदगी के असरात क्या होते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? आप देखें कि जो भी हम नीचे से दे रहे हैं, खा वो धुएं की शक्ल में, केमिकल कंपाउंड्स की शक्ल में, सल्फ़र ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन, जो भी चीज़ है वो जा फ़िज़ा में रही है और फ़िज़ा में जाके वो कहीं ना कहीं घूम जाती है। ऊपर से जब अल्लाह ताला बारिश करते हैं तो बारिश के कतरे तो बिल्कुल साफ है, लेकिन जब वो फिजा के अंदर ये जो आलूदगी है इसके साथ जब मिक्स होते हैं तो वो उसके अंदर भी एसिडिटी आ जाती है। वही बारिश जब ज़मीन पर आती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, वो एसिड रेन बन जाती है। यानी कि अब वो उस फॉर्म में प्योर नहीं थी, आलूदगी की वजह से वो एसिड रेन बन जाती है। इसके बाद आता है नाजरीन यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन किसको कहते हैं नाजरीन? ये उस पानी की सतह पे बाज़-औक़ात इन तमाम आलूदगियों की वजह से पानी की सतह पे आपने काई बाज़-औक़ात देखी होगी। ये काई उस सतह पर नाइट्रोजन के इकट्ठे होने की वजह से, जिसको हम एल्गे भी कहते हैं, एल्गे बन जाता है। पॉन्ड्स ले लें आप, जो खड़े हुए तालाब का पानी देखें, पॉन्ड्स का देखें आप, या इसी तरह आप जो झील होती है कभी आप देखें तो उस पे आपको ये हरी हरी रंग की आपको काई नज़र आएगी। तो ये भी एक रिज़ल्ट है आलूदगी जो हवा में हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से फिर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो क्या करती है कि वो पानी के सरफेस पे जाके अपनी तह जमा लेती है। इसी तरह जो वाइल्ड लाइफ पर इसका इफ़ेक्ट है, क्योंकि आप देखें कि जब आलूदगी हुई तो बहुत से, जब टेम्परेचर्स भी चेंज हुए तो जो जानवर थे इनको अपनी जगह बदलनी पड़ी। जब इनको अपनी जगह बदलनी पड़ी तो जाहिर है इनके असरात भी उसी बिना, अगर एक एक जानवर है वो गर्मी की किसी हद तक को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर गर्मी की टेम्परेचर्स इतने बढ़ गए कि वो वहाँ रह नहीं सकता तो दूसरी जगह पर जाएगा तो वहाँ जाके उसको सेटल होने में मुश्किल होगी। वहाँ जाके उसके मुताबिक उसको अपना जो उसकी ज़िंदगी बसर करना है वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो डिप्लीशन ऑफ द ओज़ोन लेयर, जैसे मैंने पहले बात की कि ये आलूदगी जो है ये उस ओज़ोन लेयर को ख़राब कर रही है, उसको डे बाय डे उसको कम से कम करती जा रही है, वो पतली से पतली होती जा रही है और खुदा ना खास्ता एक दिन आएगा अगर ओज़ोन लेयर ख़त्म होने लगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि सूरज की जो शुआएं हैं वो इंसान के लिए डायरेक्ट अगर ज़मीन पर पड़ी तो कितनी नुकसानदेह होंगी। अब हमने ये देखना है नाजरीन के ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जितनी भी मैंने अभी बात की है जो आलूदगी बनाते हैं, ये खुद कैसे तैयार हो जाती हैं, ये खुद कैसे बन जाती हैं। अब इसमें कुछ तो नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ मैन मेड हैं। नेचुरल सोर्सेज आप देखें, जब भी आप कभी सफाई करते हैं तो मट्टी तो इन एनी केस हर जगह मौजूद है, तो एक तो मट्टी इसके अंदर रोल प्ले करती है। इसी तरह गैसेस रोल प्ले करती हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं जिनका जाहिर है कि इंसान के ये बस में भी नहीं हैं। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन और स्मोक, और इसी तरह जो वॉल्केनिक जो इरप्शंस हैं, और इसके बाद जो पोल्यूटेड जो गैसेस जो निकलती हैं, तो गैसेस हों, डस्ट हो, ये तमाम चीज़ें, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन है, ये तो अपनी जगह नेचुरल सोर्सेज मौजूद हैं। मैन मेड के अंदर से आप देखेंगे कि जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं और फिर उससे जो स्मोक निकलती है, और आपने देखा है कि अक्सर जगहों पे मैनेजमेंट सिस्टम्स इतने दुरुस्त नहीं होते कि फिर हम उसको कंट्रोल भी कर सकें। इसी तरह हम देखते हैं कि जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है या फर्नेसेस से धुआं निकल रहा है, ट्रेन्स हैं या एरोप्लेन्स हैं, तो ये सब सेकेंडरी सोर्सेज बनती हैं जो पॉल्यूटेंट्स को बनाती हैं। अब आखिरी बात रह जाएगी नाजरीन कि फिर सोल्यूशन कोई है क्या? हम सब इस चीज़ के ऊपर अगर गौर करें तो कोई सोल्यूशन है? सबसे पहले तो हमें ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम ले लें, वहाँ पे हम ज़रूर देखिए, कुछ चीज़ें जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बस में हैं हम उन्हीं के ऊपर ज़रूर बात कर सकते हैं। उसमें यह है नाजरीन, ट्रांसपोर्टेशन। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप देखें हम सब, अगर मिसाल के तौर पे किसी भी मुल्क की आबादी वो लाखों में या करोड़ों में है, और अगर हर इंसान अपने लिए एक एक गाड़ी या मोटरसाइकिल या साइकिल रखेगा,
साइकिल तो खैर इतनी वो नहीं करती, लेकिन जो जिस चीज़ से धुआं निकलता है अगर वो इस्तेमाल करेगा तो ज़ाहिर है रोड पर वो धुआं आने से, या रोड पे जो उसका एक उसकी अपनी साइकिल बनी हुई है वो फिर फ़िज़ा में जाएगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से बहुत सी ऐसी जो गैसेज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह आप देखें हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें से वो लोग जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हम आपस में कार पूल कर लें तो उससे भी आप देखें कि गैसेस को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह एक सप्लाई चेन की जो डिमांड है, आप देखें जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन बढ़ाई, तो मटेरियल जब बढ़ा, हर चीज़ की नीड बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ एक जो एनर्जी जो कंजर्व हो रही है वो तो ज़ाहिर है फिर तो ज़्यादा ही कंजर्व हो रही है। अगर हम इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दे दें तो स्पेशली जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जिनको हम बर्न करते हैं, हम उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हम कोशिश करें कि जो नेचुरल ज़रिए हैं एनर्जी लेने के, फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर सिस्टम है, विंड के थ्रू है, या जो जियोथर्मल का तरीका है, अगर हम इन चीज़ों को अपनाएं, गो के एक वक्त था कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी आलूदगी हो जाएगी कि हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल अब वो वक्त आ गया है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचने पड़ेंगे, क्योंकि अब टेम्परेरी सॉल्यूशंस का वक्त निकल गया है। ये चीज़ें बहुत महंगी भी हैं, इनके लिए बहुत सा सरमाया भी ज़रूरी है, बहुत से इंटेलिजेंट ब्रेन्स की भी ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल जिस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए वो ये कि बहरहाल ये इंसान का अपना ही किया हुआ है और ये दुनिया भी इंसान ही के लिए बनाई गई है, और यहाँ पर अगर इंसान इसका सलूशन नहीं लेकर आएगा तो बाहर से तो कोई आके इसका सलूशन नहीं लेकर आ सकता, और जो इसके नुकसानात हम फेस करेंगे वो हम सब ही को फेस करने पड़ेंगे। तो लिहाजा जो रिसाइकल के तरीके हैं, जो रीयूजेबल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें घर में बोतलें खाली होती हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम वो तमाम चीज़ें हम फेंक देते हैं, वो दोबारा रिसाइकल में तो जाती हैं, लेकिन अगर हम अपने ही घर में उन्हीं बॉटल्स को या जो कैंस खाली होते हैं उसको घर की चीज़ों में इस्तेमाल कर लें तो आप देखेंगे कि उससे भी बहुत जो है, क्योंकि ज़ाहिर है जब नीड है तो वो चीज़ें बनती हैं ना, अगर नीड कम होगी, ज़रूरत के तहत होगी, तो ज़ाहिर है उन चीज़ों की इतनी फिर बनाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर डिमांड है तो फिर सप्लाई है। और आखिरी चीज़ नाजरीन वो है जो हम एनर्जी कंज़र्व करें। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जिस तरह के हम बल्ब्स वगैरह इस्तेमाल करते थे वो बिजली ज़्यादा खींचा करती थी, अब आप देखें मिसाल के तौर पे जैसे एनर्जी सेवर्स आ गए हैं या एलईडी लाइट्स आ गई हैं, तो हम वो चीज़ें इस्तेमाल करें, कमरों से निकलें तो हम पंखे और लाइट्स को बंद करें। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात दफ्तरों में बिला वजह की चीज़ें जो हैं वो खुली हुई हैं, और फिर हम उसी को आप देखें कि उसका इम्पैक्ट फिर फ़िज़ा के अंदर ही जा रहा है। तो ज़रूरत के तहत पंखा चलाएं, ज़रूरत के तहत लाइट ऑन करें, ज़रूरत के तहत एसी चलाएं और फिर उसको बंद कर दें। ये तमाम छोटे छोटे तरीके हैं जिनको अगर हम सब अपने तौर पे अपने घरों में अपने बच्चों के साथ शेयर करें और बड़े पैमाने पे इसके ऊपर बात की जाए तो इंशाल्लाह आने वाले साल हमारे लिए ही बेहतर साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज हमारे प्रोग्राम का वक्त पूरा हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।